बच्चे एक तो जिन्होंने नाम लिखा हुआ है वो अपने रोल नंबर लिखें, क्योंकि अटेंडेंस जानी है। बच्चे मुझे रोल नंबर का नहीं पता चलेगा। सर जी, आप रोल नंबर किधर से लेकर आए आप? जहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिखा हुआ है ना, जहाँ पे अंदर नाम ऐड किया है, उससे नाम की जगह नाम के आगे अपना रोल नंबर लिख लो, या नाम काट के वहाँ रोल नंबर लिख लो। प्रोफाइल में जाके लिखोगे ना। सर सर अभी लिख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम अपना स्टार्ट करते हैं। कल तक जितना भी पढ़ा है उसको आप लोगों को समझ आ गई होगी, उसको आप लोगों ने रीड किया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो पढ़ना है, हमारे पास टॉपिक है मॉलिक्यूलर अप्रोचेस। अगर हम मॉलिक्यूलर अप्रोचेस की बात करें तो मॉलिक्यूलर अप्रोचेस क्या होती हैं? ठीक है, हमने कल बात की थी क्लासिफिकेशन के रिलेटेड। क्लासिफिकेशन के लिए हमने वर्ड चूज़ किया था कि हम डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर बहुत सारे ग्रुप्स बनाएंगे एनिमल्स के, जो एक जैसे होंगे उन्हें एक जगह पे रखेंगे, जो डिफरेंट होंगे उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बनाएंगे। अब वो जो आप लोगों ने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जितने भी आपके आपने डिटेक्ट करने, डिफरेंट अप्रोचेस हैं उसकी। उसकी अप्रोचेस में ये आ जाता है, फॉर एग्जांपल आप लोग ये कहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस आ जाती है, उसको आप देखते हैं। बहुत सारे दूसरे और एस्पेक्ट हैं जिनको देखकर आप उनको सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट है और मॉडर्न टेक्निक है वो आप ये हैं कि उनकी बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करें, उन मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन करें उनकी कंपोजिशन का, और उस कंपोजिशन से आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये जानदार कितने एक दूसरे के करीब हैं। और इसका जो सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास प्रोटीन्स आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास वो चीज़ें क्या हैं, डीएनए। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बेस्ट है। बेस्ट किस लिहाज से हैं? आपको पता है आपका डीएनए और प्रोटीन दोनों का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और उनका एक प्रॉपर पैटर्न है, किस जगह पे कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, किस जगह पर कौन सा न्यूक्लिक एसिड आएगा, ये चीज़ें होती हैं। अब आप हर जानदार के अंदर हर प्रोटीन का एक अपना सीक्वेंस है, हर के डीएनए की एक खसूसियात है अपनी। और तीसरी चीज़ इसमें जो आजकल सबसे ज़्यादा रिलाय किया जा रहा है, वो तीसरी चीज़ है ये आपके पास आरएनए। आरएनए को ये समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हाईली कंजर्व्ड
मॉलिक्यूल्स में से है। डीएनए भी चेंज हो जाता है, प्रोटीन्स में भी चेंजेस आ जाती हैं। आरएनए का माना जाता है कि ज़्यादा कंज़र्व्ड जो पोर्शन है वो आरएनए होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डीएनए की बात करते हैं, तो डीएनए में आपके पास आपकी बॉडी की तमाम मालूमात होती हैं, आपके जिस्म के अंदर होने वाले हर प्रोसेस। अब वो तमाम जानदार जिनके डीएनए के अंदर मौजूद न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस ठीक होता है, मैच कर जाएगा, वो सिमिलर है। जिनके अंदर डिफरेंस आ जाएगा वो डिफरेंट है। अब वो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा वो एक-दूसरे से आप ये कहें कि वो दूर हो, गैप उनके अंदर ज़्यादा मौजूद होगा। सिमिलर आप प्रोटीन, फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन में एक प्रोटीन होती है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम एक प्रोटीन है। आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन के अंदर साइटोक्रोम का ज़िक्र किया था कि साइटोक्रोम एक हाइली कंज़र्व्ड प्रोटीन है जो कि सबसे अर्ली लाइफ जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं उनके अंदर भी मौजूद है, और एडवांस लाइफ जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर भी मौजूद है, और इसके अंदर बहुत कम से कम चेंज आया है। अब इस चीज़ का हमें किस तरह फ़ायदा हो सकता है? हम इस चीज़ का फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं? फ़ायदा इस तरह उठा सकते हैं कि अगर साइटोक्रोम डिफरेंट एनिमल्स के साइटोक्रोम की अगर हम स्टडी करेंगे, तो साइटोक्रोम के अंदर क्या होगा, जो कम से कम होगा, जो बिल्कुल करीब होंगे वो तो सिमिलर आ जाएगा। लेकिन जो गैप पर मौजूद होंगे, उनके अंदर डिफरेंस तो मौजूद होगा, लेकिन उनका साइटोक्रोम में डिफरेंस बहुत मामूली होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये कंज़र्व्ड है, बैक्टीरिया से लेके आज तक इसके अंदर बहुत कम तब्दीलियाँ आई हैं। कम तब्दीलियाँ आने की वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में भी चले जाएँगे, अगर गैप में चले जाएँगे कि ह्यूमन और फिशेज़ का अगर साइटोक्रोम का मवाज़ना करें, तो उसमें भी हमें जो चेंज नज़र आएगा वो मामूली-सा। मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर लिटिल बिट थोड़ा-सा भी उसके अंदर कोई चेंज आ जाता है, तो हम उस चेंज से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़, ये दोनों ऑर्गेनिज़्म जो हैं ये डिफरेंट ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं, डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। सिमिलर एक आजकल जो सबसे ज़्यादा रिलाय किया जा रहा है वो राइबोसोमल आरएनए के ऊपर रिलाय किया जा रहा है। देखिए, राइबोसोमल आरएनए आरएनए दैट इज़ प्रेज़ेंट इन द राइबोसोम, ठीक है? राइबोसोम की कंपोज़िशन में। और आपको पता है कि राइबोसोम क्या है? ये वो मशीनरी है जो कि क्या कर रही है? प्रोटीन को सिंथेसाइज़ कर रही है। अगर हम ये कहें कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए राइबोसोमल आरएनए रिक्वायर्ड है, राइबोसोम रिक्वायर्ड है, उसके लिए राइबोसोम, तो अगर प्रोटीन इतनी ज़्यादा कंज़र्व्ड हैं कि हम उनको मवाज़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद सोचें वो मशीनरी जो उसे तैयार कर रही है वो खुद कितनी ज़्यादा कंज़र्व्ड होगी, उसके अंदर कितनी कंज़र्वेशन मौजूद होगी। तो राइबोसोमल आरएनए हमारे पास एक एक्सीलेंट सोर्स है। आप ये देखें कि राइबोसोमल आरएनए जो हमारे पास है, ये एक एक्सीलेंट सोर्स है for studying the evolution of early life on Earth. It is an ancient molecule. ये एक बहुत ज़्यादा पुराना मॉलिक्यूल है। It's an ancient molecule and it is present and retain its function in virtually all organisms. और ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि तकरीबन तमाम जानदारों के अंदर मौजूद है। आप ये देखें कि तमाम जानदारों के अंदर चाहे बैक्टीरिया है उसमें भी राइबोसोम्स हैं। आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट का डिफरेंस देखें तो, और चाहे कोई ह्यूमन है तो उसमें दिस। अब वो कहता है कि ये जो राइबोसोम के अंदर मामूली सा चेंज आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा हाइली कंज़र्व्ड है, चेंजेस से बचा हुआ है। तो आप क्या कह सकते हैं कि इसे इसे आप क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी कंज़र्वेशन, कि एवोल्यूशन के दौरान, चेंजेस के दौरान ये इसने अपने आप को कंज़र्व रखा है। इसे आप क्या बोलते हैं, एवोल्यूशनरी कंज़र्वेशन कहते हैं। इंडिकेट दैट द प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीनरी ऑफ अ सेल कैन टॉलरेट लिटिल चेंज। वो मशीनरी जो प्रोटीन को तैयार कर रही है, वो बर्दाश्त करती है छोटे से चेंज को भी, एंड स्टिल रिटेन इट्स वाइटल फंक्शन, और उसने अपने फंक्शन को भी मेंटेन किया हुआ है। तो इस तरह हम आरएनए के जरिए डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म और क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। ये आरएनए के रिलेटेड टर्म है।
बच्चे रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप लोगों के पास तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। मैंने तो अलाउ की हुई है रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। मैं आप लोगों को बाद में वो क्लिप वो सारा शो कर दूंगा। आप स्क्रीन शेयरिंग इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि जिन बच्चों के पास नहीं शो हो रही, समझे उनके पास नेट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से उनकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तो वो जैसे ही नेट थोड़ा सा बेटर होगा वो आपके साथ स्क्रीन शेयर हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्क्रीन शेयर डाली हुई है और रिकॉर्ड भी हो रही है स्क्रीन शेयर। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नहीं हो रही, वो आ जाएगी, नहीं तो अदरवाइज आप सुन लें, बाकी इंशाल्लाह आपको बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट बच्चे हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है। अब देखें इन मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए है, इसकी हमने जब स्टडी की तो इसकी स्टडी से इसकी स्टडी से इसमें आरएनए की जब हमने स्टडी की तो इससे बहुत सारी नई चीज़ें दरियाफ्त हुई। जैसे कि हमने कल ही हमने इस चीज़ को नोट किया है कि पहले 5 सिर्फ टैक्सॉन थे, लेकिन अब 3 और नए टैक्सॉन आ गए हैं। और वो टैक्सॉन आपके पास उसमें आपके पास टैक्सॉन के अंदर एक हमने डोमेन पढ़ा, एक किंगडम पढ़ा, एक फाइलम पढ़ा। देखिए किंगडम और फाइलम का तो आपको ऑलरेडी पता है। एक नई चीज सामने आई है कि डोमेन्स भी सामने आई। अब ये डोमेन किस चीज पे आई? ये जब आरएनए की राइबोसोमल आरएनए की स्टडी की गई, जब इतनी बारीकी के अंदर डीप जाके उसकी स्टडी की गई, तो उस चीज से इस चीज का आइडिया हुआ कि वो जो राइबोसोमल आरएनए की स्टडी से इस चीज का आइडिया हो रहा है कि तमाम जानदार जो हैं इनका ओरिजिन जो है, इनके ओरिजिन में दो तीन लीनिएज के जरिए ओरिजिनेट हो रहा है, ना कि ये एक लीनिएज है, बल्कि तीन लीनिएज के जरिए ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। और वो ओरिजिन ओरिजिन क्या है? तीन उन्होंने जो लीनिएज लिखे, वो लीनिएज वो नस्ल, वो आप ये कहें कि शजरा नस्ब जिसके जरिए ज्वाइन कर रहे हैं वो सारे, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? उसमें एक आर्चिया है आपके पास, ये एक एक इसमें क्या है, ये आपके पास आर्चिया है, और दूसरी आपके पास है यू बैक्टीरिया, और तीसरा लीनिएज है आपके पास यूकेरिया। इस तरह तीन आपके पास क्या हुए, यहाँ पर ग्रुप्स बन जाते हैं। इन तीनों लीनिएज को क्या बोलते हैं? डोमेन्स कहते हैं। इसका मतलब हमारे पास जैसे 5 किंगडम मौजूद हैं, इसी तरह 3 डोमेन्स मौजूद हैं। एक डोमेन आप आर्चिया कहते हैं, एक डोमेन को आप यूबैक्टीरिया कहते हैं, और एक डोमेन को आप यूकेरिया कहते हैं। अब ये तीनों डोमेन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्चिया। आर्चिया क्या चीज़ है? आर्चिया आपके पास एक प्रोकैरियोटिक माइक्रोब है, ठीक है? मतलब क्या है? एक प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोटिक माइक्रो बैक्टीरिया है, जिसकी क्वालिटीज क्या है कि ये हाई टेम्परेचर में सरवाइव करता है, रिफ्ट वैलीज के अंदर सरवाइव करता है, ये रिफ्ट वैली में सरवाइव कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? ये सरवाइव करता है ओशन फ्लोर्स के अंदर, हाई साल्ट रेंज के अंदर ये सरवाइव करता है। तो ये डिफरेंट क्या है? इसकी एक्सट्रीम कंडीशंस पर सरवाइव करने वाले, डिफरेंट एक्सट्रीम कंडीशंस पर। एक तो है ना आपके पास आजकल के बैक्टीरिया, ये इतनी एक्सट्रीम देखें, आप कहते हैं वाटर बॉयल करें वो क्लियर हो जाएगा। ये आर्चिया वो बैक्टीरिया थे, वो अर्ली लाइफ है ये, जो कि किस में सरवाइव कर रही थी? जो सीवियर कंडीशंस के अंदर सरवाइव करती थी। सीवियर कंडीशंस का मतलब क्या है कि वो हाई टेम्परेचर पर, जैसे आपने पढ़ा, वो ये 125 सेंटीग्रेड तक आर्चिया बैक्टीरिया जो होते हैं ये सरवाइव कर सकते हैं। एक तो क्योंकि उस वक्त का माहौल ही ऐसा था कि वहां पर उबलता हुआ पानी जमीन से निकलता था, जिसका 120 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। हवा के अंदर सल्फर मौजूद थी, ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। तो अगर हम इस लिहाज से देखें और आर्चिया की प्रॉपर्टीज देखें कि वो हाई टेम्परेचर और रिफ्ट वैलीज वे होती हैं कि ज़मीन फट जाए और डीप अंदर एक गड्ढा बन जाता है, तो ओशन फ्लोर्स जो हैं उन पर रहते थे। तो हम अगर इसको देखें तो हमें इस चीज़ का आइडिया मिलता है कि आर्चिया ही वो ग्रुप है जो सबसे पहले इस दुनिया में वजूद में आया,
और जिससे आगे तमाम के तमाम जीनिएज ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि बैक्टीरिया सबसे पहले मौजूद है, क्योंकि आज की कोई भी लाइफ जो है उसके अंदर इसकी ये क्वालिटी नहीं है कि वो इतने सीवियर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करती, लेकिन इस आर्चिया के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है। अब दूसरी चीज आ गई यू बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? ये आज का जो बैक्टीरिया है, जो मॉडर्न बैक्टीरिया है, जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, और ये भी प्रोकैरियोटिक्स हैं, इन्हें आप यू बैक्टीरिया कहते हैं। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम यूकेरिया देखें तो यूकेरिया क्या है? तमाम के तमाम यूकेरियोट्स जो हैं उन्हें आप यूकेरिया के अंदर रखते हैं। उसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे, उसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, उसमें फंजाई भी है, उसमें उसमें आपके पास प्रोटिस्ट भी हैं। जितने के जितने यूकेरियोट्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। प्रोकैरियोट्स यू बैक्टीरिया में चले जाएंगे और कुछ पुराने प्रोकैरियोट्स जो माइक्रोब्स सीवियर कंडीशन में वो आते हैं। अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि आर्चिया से ये दोनों ओरिजिनेट हो रहे हैं, बैक्टीरिया भी और यूकेरिया भी, यूकेरियोट्स भी। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि यू आरएनए स्टडी से इस चीज का पता चला है कि आर्चिया से यूकेरिया पहले डेवलप हुआ है और यू बैक्टीरिया बाद में। लेकिन एक चीज ख्याल रखनी है, आपने ये नहीं कहना कि यूकेरिया आर्चिया से निकला और यूकेरिया से यू बैक्टीरिया। नो, यू बैक्टीरिया भी आर्चिया से ही बन रहा है आगे, यूकेरियोट्स भी आर्चिया से ही आ रहे हैं। लेकिन यूकेरिया पहले बने, इन्होंने दुनिया पर सरवाइव किया, फिर बाद में आकर आर्चिया एक और नया लीनिएज बनाती है जिसे यू बैक्टीरिया कहते हैं। तो यू बैक्टीरिया यूकेरियोट्स से बाद में आए, लेकिन आर्चिया बैक्टीरिया सबसे पहले मौजूद थे, दोनों से पहले मौजूद थे। तो ये चीज यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि यूकेरिया सबसे पहले जो डेवलप हुए थे वो आज से 1.5 बिलियन ईयर अगो ये यूकेरियोट्स जो हैं इनकी डेवलपमेंट हुई है। जैसे कि आप देखें कि अर्थ की जो फॉर्मेशन है या अर्थ का जो ओरिजिन है वो तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर अगो है। ठीक है, जबकि जो आर्चिया है ये उस पर डेवलप हो रहा है 3.5 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, और उसके बाद जो यूकेरियोट्स हैं वो आ रहे हैं 1.5 बिलियन ईयर अगो। और इसके बाद फिर आर्चिया से एक और ग्रुप आता है जिसे यू बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या हो गया, ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एनिमल सिस्टमैटिक्स, एनिमल्स की हम ग्रुपिंग, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इसको हम किस तरह देखेंगे। अगर हम इसको देखें एनिमल सिस्टमैटिक्स में जाने से पहले हमारी यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्म्स को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं कि वो टर्म्स जो हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चे मैं ऑन करूँगा एंड पे, जो भी समझ नहीं आई वो मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। एनिमल सिस्टमैटिक्स में आप देखें एक आपके पास टर्म आ जाती है मोनोफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक क्या चीज़ है? मोनो मीन क्या है? वन। फाइलेटिक का मतलब क्या है? ओरिजिन, शजरा नसब, नस्ल। मोनोफाइलेटिक उन जानदारों के ग्रोह को कहते हैं जिनका ओरिजिन, जिनका एंसेस्टर एक ही है, मतलब वो तमाम ग्रुप ऑफ एनिमल जो एक ही एंसेस्टर से बन रहे हैं उन्हें आप कहते हैं मोनोफाइलेटिक। फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें यहाँ पर जो एनिमल नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये जो 6 एनिमल स्पीशीज हैं ये सारी की सारी इस एक ही स्टॉक नीचे देखे हैं एंसेस्टर से डेवलप हो रही है। तो ये सारे का सारा क्या कहलाएगा? मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहलाता है। ठीक हो गया बच्चे। दूसरी टर्म है आपके पास पोलीफाइलेटिक ग्रुप। पोलीफाइलेटिक ग्रुप क्या है? देखिए 1 से लेके 6 तक इनका एंसेस्टर एक ही है, जबकि 7 और 8 जो है
इसका एंसेस्टर नंबर क्या है? 2 है, दूसरा एंसेस्टर है ये। तो 1 से लेके 8 तक जितनी भी स्पीशीज हैं, इनको हम क्या कहेंगे? 1 से 8 तक को कि ये पॉलीफाइलेट, अगर हम इनका एक ग्रुप बना लें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह पूरा ग्रुप बना लें, तो इस ग्रुप से क्या हमें इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, क्योंकि इसमें 7 8 का और ग्रुप है और 1 से 6 का और एंसेस्टर है। तो पोली मीन क्या है? मैनी। ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल, ऐसा ग्रुप ऑफ स्पीशीज जिनके एंसेस्टर एक से ज्यादा हों, उन्हें पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। तो ये सारा अगर एक ग्रुप कंसीडर किया जाए तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है पैराफाइलेटिक ग्रुप। देखिए, पैराफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रुप होता है जब आप एक ऐसा शजरा तैयार करते हैं, एक लीनिएज तैयार करते हैं, लेकिन नॉलेज कम होने की वजह से आप उसमें उसके कुछ एंसेस्ट जो डिसेंडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनके बारे में आपको नहीं पता कि ये भी थे, और आप एक डायग्राम बना देते हैं कि ये इस ग्रुप में आते हैं। तो ऐसे ग्रुप को आप क्या कहेंगे? पैराफाइलेटिक। देखिए, आप अगर इसी ट्री डायग्राम को देखें, यहाँ मैंने पैराफाइलेटिक को बोल्ड किया, अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। ठीक है बच्चे, ये एक ग्रुप है जो मोनोफाइलेटिक है। लेकिन अगर हमें नॉलेज की कमी है और हम ये समझते हैं, हमें पता ही नहीं है कि 1 2 भी इसके अंदर एक ग्रुप है, हम ये कह देते हैं कि 3 4 5 6 एक ग्रुप है। ठीक है, जैसे ऊपर पैराफाइलेटिक का ग्राफ भी सिर्फ इन 3 4 5 6 के ऊपर है। तो आप ये कह सकते हैं 3 4 5 6 एक ग्रुप है, लेकिन ओरिजिनली क्या है? 1 2 भी इसका शामिल है, लेकिन आपको इस बात का आइडिया नहीं है, इसलिए आप लोगों ने क्या किया? 1 2 को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, एक्सक्लूड करने के बाद 3 4 5 6 को अब आप मोनोफाइलेटिक नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? पैराफाइलेटिक ग्रुप कहेंगे, क्योंकि आपको इस ग्रुप की मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है कि मजीद भी इसमें और कुछ मेंबर हैं या नहीं है। तो ये ग्रुप क्या कहलाता है आपके पास? पैराफाइलेटिक ग्रुप। एक होता है, टर्म है कैरेक्टर। कैरेक्टर आप किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जिसकी जेनेटिक बेसिस हो। जेनेटिक बेसिस का क्या मतलब है? कि उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो, उसका डीएनए मौजूद हो, एंड कैन बी मेजर्ड, जिसकी आप पैमाइश कर सकते हो। ठीक है, किस तरह पैमाइश? आप उसकी अनाटमी, उसकी शक्ल सूरत को देख के, और उसके डीएनए के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनको भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो एक ऐसी चीज जिसकी जेनेटिक बेसिस हो, जिसको मैयर भी किया जा सका हो। किस तरह मैयर कर सकें? हम उसकी अनाटॉमी को भी मैयर कर सकें और उसके डीएनए और आरएनए में मौजूद नाइट्रोजनस बेसिस को भी मैयर कर सकें। तो ये कलेक्टिवली आपके पास फिर क्या बन जाएगा? एक कैरेक्टर बन जाएगा। ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है? आज के लिए कुछ इतना काफ़ी है, शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है बच्चों, अब इस हवाले से अगर आप लोग किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं अभी आपको अलाउ करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ, तो आप एक एक करके किसी ने अगर कोई चीज़ पूछनी है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ।
अब आप अगर कोई किस किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट करे और अनम्यूट करके बात कर सकता है। अगर कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी जाफर अली, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप ना काइंडली क्लास 5-10 मिनट बाद या नहीं हो पाएगी। एक एक करके बच्चे एक एक करके बोलिए। जी बच्चे एक करना है हम लोगों ने इसमें मोनरा तो इसका समझ नहीं आए बच्चे आप लोगों की, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही बेटा। सर हमने ये किंगडम ऑफ लाइफ जिसमें क्लासिफिकेशन दी हुई है मोनरा तो ये बेटा आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही, आपका नेट कनेक्शन ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट कट के आ रही है। जुनैरा बच्चे आप बोलें। 43 रोल नंबर सर। जी बच्चे बोलें। 43 जी जी 43 आप बोलें बच्चे। बच्चे कोई कोई चीज़ पूछना चाहता है तो पूछें। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर ये जो डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम वाला आपने टॉपिक करवाया है, ये इसमें भी ये भी शॉर्ट ही है? जी जी बस इसको आपने तीनों डोमेन्स देखनी है, तीनों डोमेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि इसमें क्या क्या आता है और क्या कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। और सर मॉलिक्यूलर एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स? हाँ मॉलिक्यूलर एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स में बस आपने एक जर्नल जैसे मैंने आइडिया दिया कि डीएनए को या प्रोटीन को हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, बस इतने एक शॉर्ट वे में आपने करना है इस चीज़ को। ओके सर। सर ये आपने किंगडम ऑफ लाइफ बताया है? किंगडम ऑफ लाइफ जो था ये टॉपिक किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो किंगडम ऑफ लाइफ कहाँ पे है? कल जो पढ़ा है। नो सर आज ही ये मेरी मास्टर्स की किताब है तो इस पे किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मोनरा हाँ प्रोटिस्टा ब्रांचेस बन किंगडम ऑफ जाए। लाइफ में बेटा मैंने आप लोगों को वो बताया ना आरएनए के हवाले से कि हम आरएनए की इंफॉर्मेशन और ये वो, बाकी आपका ये जो किंगडम किंगडम है ये किंगडम नहीं पढ़ा है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। चलिए ठीक है सर। मैंने मॉलिक्यूलर अप्रोचेस में से इसमें पोर्शन लिया, किंगडम ऑफ लाइफ में से बेटा जो राइबोसोमल आरएनए वाला पोर्शन है ना, वो पोर्शन आपने यस मॉलिक्यूलर सर। अप्रोचेस में करना है। और किंगडम ऑफ लाइफ में से जो आपके 5 किंगडम है ना, उनकी इंफॉर्मेशन इसमें आएगी, इसलिए मैंने वो इसका आधा पोर्शन पढ़ाया आधा नहीं पढ़ाया। चलिए ठीक है सर। सर जी ये जो डोमेन के नीचे है ट्रांजिशनल वाला, ये मॉडर्न, सर जी ये आपने पढ़ाया है? डोमेन के नीचे कहाँ पे? सर जी डोमेन के नीचे 3 जो है उसके नीचे जो है ट्रांजिशनल एंड मॉडर्न वाला। एनिमल ये नहीं पढ़ाया सिस्टमैटिक। सर, ये आपने नहीं मैंने पढ़ा आपको ना ये जहाँ पर आप लोगों को यू बैक्टीरिया यूकेरिया वगैरह पढ़ाया है, जी आपने यहाँ तक करके इसके बाद आपने वो दरमियान वाला पोर्शन छोड़ के फिर आगे मैंने एनिमल सिस्टमैटिक्स पढ़ाया। जी जी ठीक है। ओके सर। एनिमल सिस्टमैटिक्स में आपने एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स से पहले पहले तक आप लोगों ने करना है। जी जी ठीक है। सर आप क्लास 5-10 मिनट बाद दिया करें क्योंकि ज्वाइनिंग में बड़ा मसला हो जाता है और नहीं 5 समझ 10 आती आपने कहाँ से शुरू किया है। जी ठीक है बच्चे, वैसे तो मैं बेटा वेट कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं इसलिए वेट करता हूँ, एक तो बच्चे आप लोग ये सुन लेना कि मैं ना भी हूँ, आप लोग कनेक्ट होते हो, वेटिंग में आ रहा होता है, वेटिंग फॉर द होस्ट, तो आप वेट में रहा करें, लीव ना किया करें। फिर आप लोग वो नहीं सर, एक
एक एक करके बच्चे ऐड होते रहते हैं, वो एक एक को ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आधा लेक्चर उसी में वेस्ट हो जाता है एडमिट करते करते। वो इकट्ठे आप लोग ऐड हो ना, तो उसके बाद मुझे एडमिट ऑल करके इकट्ठा ही एक दफ़ा कर दिया करो। चलो ठीक है सर। किंगडम ऑफ लाइफ बच्चे आप लोग पूछ रहे हैं, किंगडम ऑफ लाइफ में से आप लोगों ने आरएनए वाला पोर्शन करना है, जो आपका पहले वाले टॉपिक में चला जाएगा मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स में, राइबोसोमल आरएनए। जबकि आपकी जो कि मुनेरा प्रोटिस्टा वाली बात है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, मुनेरा क्या है, वो कल स्टडी करेंगे। सर जी जी। सर एक तो जो आपने फर्स्ट वाला